नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे तंत्र वार्तिका की उस कमाल की दुनिया में चलते हैं जहां प्राचीन भारतीय विद्वानों ने भाषा को बिल्कुल एक डिटेक्टिव की तरह डिकोड किया है। एक तरह से ये सच में एक लिंग्विस्टिक डिटेक्टिव स्टोरी है। आइए देखते हैं कि सदियों पहले के ये भाषा विज्ञानी आखिर सोचते कैसे थे। मूल समस्या पता है क्या है? जब हम इन पुराने हाईली टेक्निकल निर्देशों को पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि व्याकरण के बेसिक नियमों को तोड़े बिना इनका अर्थ कैसे निकाला जाए। क्योंकि देखें, अगर नियम को थोड़ा सा भी गलत पढ़ा गया ना तो पूरा का पूरा अर्थ ही बदल जाएगा। तो हमारा आज का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम इस शास्त्रीय पहेली को समझेंगे, फिर सिंटैक्टिक स्प्लिट जैसी बड़ी गलती से कैसे बचा गया उस पे बात करेंगे, क्रिया की मूल भावना को आइसोलेट करेंगे, गुणों को मूल क्रिया से जोड़ेंगे और फाइनली सबसे जटिल आदेशों को रिजॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं मीमांसा दार्शनिकों ने ये सब स्टेप बाय स्टेप कैसे किया। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। सबसे पहले उस मूल भाषाई पहेली को समझना जरूरी है जिसे ये एंशिएंट स्कॉलर्स सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। एक बहुत ही सिंपल सा शास्त्रीय आदेश लेते हैं जो मूल ग्रंथ में आता है, दधना जुहोती, यानी दही के साथ आहुति देना। देखने में ये बिल्कुल सीधा सा निर्देश लगता है, राइट? एक विशिष्ट पदार्थ का उपयोग करने का आदेश। लेकिन असली पहेली तब और दिलचस्प या कहें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब एक ही नियम में एक एक्शन, एक स्पेसिफिक मटेरियल और एक डेटी यानी देवता, ये तीनों एक साथ आ जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन सबको एक ही टाइम पर एक साथ कैसे समझा जाए। और बस यही सवाल हमारी इस इन्वेस्टिगेशन को एक ऐसी लॉजिक की गलती की ओर ले जाता है जिससे ये पुराने ग्रामेरियंस हर हाल में लिटरली किसी भी कीमत पर बचना चाहते थे। इस गलती को कहते हैं वाक्य भेदा, जिसे हम मॉडर्न भाषा में सिंटैक्टिक स्प्लिट कह सकते हैं। बेसिकली एक ही सांस में एक ही वाक्य के अंदर कई ऐसी चीजों का आदेश देना जिनका आपस में कोई डायरेक्ट कनेक्शन ना हो। अगर इसको थोड़ा मॉडर्न पर्सपेक्टिव से देखें तो प्राचीन काल में वाक्य भेदा करना बिल्कुल वैसा ही था जैसे आज के किसी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर में एक भयानक कोडिंग एरर करना। अगर बिना जुड़े हुए डबल कमांड्स एक साथ दे दिए जाएं तो समझिए पूरा लॉजिकल सिस्टम ही क्रैश हो जाएगा। इस लॉजिक को ऐसे समझते हैं, अगर क्रिया, पदार्थ और देवता को हम एक नया और अलग अलग आदेश मान लें तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही टूट जाता है, वाक्य भेदा हो जाता है। लेकिन वही दूसरी तरफ एक यूनिफाइड क्रिया का आदेश देने से वाक्य की यूनिटी बरकरार रहती है। ये कंपैरिजन एकदम क्लियर कर देता है कि उस वक्त एक यूनिफाइंग लॉजिकल फ्रेमवर्क की कितनी सख्त जरूरत थी। तो अब इस लॉजिकल क्रैश को रोकने के लिए इन फिलोसोफर्स ने सेंटेंस के एंकर को आइडेंटिफाई किया, जिसे भावना कहते हैं। यही इस पूरे सेंटेंस का हीरो है। ये भावना आखिर है क्या? ये मूल क्रिया की वो रचनात्मक, एकदम एक्टिव एनर्जी है जो किसी भी कमांड का सेंट्रल इंजन होती है। वाक्य में मौजूद हर दूसरे शब्द को स्ट्रक्चरली इस मेन एक्टिव एनर्जी के साथ ही अटैच होना पड़ता है। अब जब कोर एक्शन यानी मूल क्रिया की पहचान हो गई तो अगला स्टेप ये था कि वाक्य के बाकी हिस्सों को इस कोर एक्शन के साथ स्ट्रक्चरली कैसे जोड़ा जाए। तंत्रावर्तिका यहाँ एक बहुत ही ब्रिलियंट आर्ग्यूमेंट देता है। उनका कहना था कि दही जैसे पदार्थ या फिर देवता ये सिर्फ विशेषताएं हैं, यानी गुण हैं। और सबसे बड़ा रूल ये है कि गुण कभी अकेले स्टैंड नहीं कर सकते। इन्हें हमेशा सेंट्रल एक्शन के साथ अटैच होकर उसको मॉडिफाई करना होता है। इसको लेके टेक्स्ट्स में काफी इंटेंस डिबेट चलती है। क्या कोई नियम सिर्फ एक पहले से इस्टेब्लिश्ड क्रिया में कोई नया एट्रीब्यूट यानी गुण जोड़ रहा है, जिसे गुण विधि कहते हैं, या फिर क्या वो रूल्स शुरू से ही एक नई फुल्ली क्वालिफाइड और यूनिफाइड एक्शन का आदेश दे रहा है, जिसे विशिष्टता विधि कहा जाता है। इस पूरी डिबेट से एक बहुत ही शानदार और रिपीटेबल प्रोसेस निकलकर सामने आता है। सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। पहला, मेन वर्ब को आइडेंटिफाई करना, दूसरा, उसकी भावना को आइसोलेट करना, और तीसरा, सारे एट्रीब्यूट्स को डायरेक्टली उस भावना से जोड़ देना। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक साइकिल के पहिए के सेंटर पॉइंट से उसकी सारी तीलियां जुड़ी होती हैं। है ना कमाल का लॉजिक? तो अब इस थियोरेटिकल फ्रेमवर्क का अल्टीमेट टेस्ट करने का वक्त आ गया है। देखते हैं कि ये सबसे कॉम्प्लेक्स आदेशों को कैसे रिजॉल्व करता है। मूल ग्रंथ में एक बहुत ही इंट्रिकेट रूल दिया गया है।
यद अग्नयाय च प्रजापतये च स्वयं जुहोति, यद सूर्याय च प्रजापतये च प्रतः। बेसिकली इसका मतलब है शाम को अग्नि और प्रजापति को और सुबह सूर्य और प्रजापति को आहुति देना। अब पहली नजर में देखें तो लगता है भाई यहाँ तो पक्का सिंटैक्टिक स्प्लिट यानी वाक्य भेदा होने वाला है, क्योंकि टाइम अलग, देवता अलग। पर यहीं पर विशिष्टा विधि का मैजिक काम आता है। विद्वानों ने क्या किया, उन्होंने सुबह या शाम का वक्त और अग्नि या सूर्य जैसे मल्टीपल डेटीज को एक ही सिंगल कोर एक्शन के अंतर्गत नीटली मैप कर दिया, और वो कोर एक्शन था जुहोती यानी ऑफरिंग देना। इस टेक्निक से उन्होंने ग्रामेटिकल यूनिटी को एकदम परफेक्टली प्रिजर्व कर लिया। तो इस सारी लिंग्विस्टिक मैथ का अल्टीमेट टेकअवे क्या निकला? यही कि एक सिंगल प्राइमरी इंजंक्शन के अंदर कई सारे एट्रीब्यूट्स को सेफली नेस्ट किया जा सकता है, वो भी सिंटैक्स को बिना तोड़े। प्राचीन विद्वानों ने इसी तरह कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट को सक्सेसफुली डिकोड किया और वाक्य भेदा जैसे लॉजिकल एरर से पूरी तरह बचे रहे। जाते जाते एक बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट दिमाग में आता है। अगर हमारे प्राचीन दार्शनिकों ने उस वक्त शास्त्रीय लॉजिक को इतनी स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल प्रिसिशन के साथ पार्स किया था, तो जरा सोचिए हम जो रोजमर्रा की आम भाषा बोलते हैं उसमें अंदर ही अंदर कितना गहरा हिडन स्ट्रक्चर मौजूद होगा। जब हम अपनी डेली कम्युनिकेशन को इस रिगरस लिंग्विस्टिक लॉजिक के लेंस से देखते हैं तो ये सच में थोड़ा माइंड बॉगलिंग लगता है। वैसे इस एक्सप्लेनर के लिए बस इतना ही। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।